हमारी कहानी शुरू होती है दिल्ली के कनॉट प्लेस से। भीड़ में लोगों के सामान बेचने की आवाज आ रही है। कोई चूड़ी बेच रहा है तो कोई गोलगप्पे। अलग अलग स्टॉल्स पर लोग आने जाने वालों को बुला बुलाकर अपनी ओर खींच रहे हैं। कुछ ग्राहकों की आवाजें आ रही है जो मोल भाव कर रहे हैं। ये दिल्ली के लोगों का आम दिन है जो किसी बाहर वाले को अफरा तफरी से कम नहीं लगेगा। ऐसा ही आम दिन है 24 वर्षीय शिवम के लिए। मासूम सा दिखने वाले शिवम की आवाजें उस अफरा तफरी को चीरते हुए अलग ही सुनाई दे रही थी। जैसे एक कशिश थी उसकी आवाज में। एक फूड ट्रक जिस पर लिखा है मृणाल के छोले कुलचे। उसके सामने खड़ा शिवम आवाजें लगा रहा है और लोगों को बुला रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस आए और मृणाल के छोले कुलचे न खाए तो जी क्या दिल्ली आए और क्यों ही दिल्ली आए। उसकी आवाज लोगों का ध्यान खींच तो रही है। कुछ उसके ट्रक तक आकर रेट्स पढ़कर लौट रहे हैं तो कुछ सिर्फ एक प्लेट लेकर उसमें से पूरे परिवार का स्वाद निपटा रहे हैं। खैर, मायूस सा शिवम आवाजें लगाते हुए कब दोपहर से शाम कर बैठा उसे पता ही नहीं चला। एक और दिन निकल गया और आज भी गले में कुछ कम ही कमाई चमक रही है। पैसों को गिनकर अपनी जेब में डालते हुए उसने अपने साथ काम करने वाले अमन पाजी को ट्रक बंद कर आगे बढ़ाने को कहा। आज घर में शादी है तो थोड़ा जल्दी जाना है। पाजी ने हाँ में सर हिलाया और जब तक वो बाकी सामान पैक करने में जुट गए, शिवम फोल्डिंग कुर्सियां उठाने लगा। अपनी धुन में मगन वो कुर्सियां बटोर ही रहा है कि उसे कुछ आभास हुआ। थोड़ा सकपकाकर डरते हुए जैसे ही उसने नजर उठाकर सामने देखा तो दूर खड़े दो आदमी उसे दिखाई दिए जो उसे ही घूरे जा रहे हैं। सूट बूट से लेस वो दोनों एकटक उसे ही देखे जा रहे हैं। शिवम ने नजर घुमाकर इधर उधर देखा और वापस उन दोनों की तरफ देखा। उसके चेहरे से साफ था कि उसे समझ आ गया है आखिर मामला है क्या। पहले तो वो थोड़ा हड़बड़ाया और फिर जल्दी जल्दी में कुर्सियां ट्रक के अंदर पटक कर चाबी पाजी की तरफ फेंक कर फुर्ती में वहां से निकल गया। पहले तो तेजी से चलने लगा, लेकिन फिर जैसे ही उसने नजर घुमाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो दोनों उसका पीछा कर रहे हैं। उसकी सांसें बढ़ गई और अब उसकी रफ्तार में और तेजी आने लगी। चलते हुए एक गली में मुड़ा, फिर दूसरी और तीसरी। चलते हुए उसने वापस पलट कर देखा इस उम्मीद में कि शायद वो जा चुके होंगे, लेकिन एक पत्थर उसके पैर में ऐसा फंसा कि वो डगमगा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। बेतहाशा हालत में उसने उठने के लिए अपना हाथ जमीन पर कसा और जैसे ही उठकर खड़ा हुआ कि सामने से तेज रोशनी ने उसकी आंखें चकाचौंध कर दी। रोशनी से चुंधियाई हुई आंखों को बचाते हुए हाथ को हटाकर उसने सामने नजर मारी तो एक बड़ी सी बेंटले कार को खड़ा पाया और उसके पांव मानो जम से गए। उसके कानों के पास से बहती हुई सनसनाती हवा ने जैसे उसके रोम रोम को चौकन्ना कर दिया। जिन अतीत के पन्नों को फाड़ कर वो कब का जलाकर राख कर चुका था, वो आज फिर उसके सामने खुलकर उड़ रहे हैं। और फिर उस कार का दरवाजा खुला जिसमें से एक आदमी निकलकर उसकी तरफ चलकर आया। जिस किस्से को पिछले 15 साल से वो रोज थोड़ा थोड़ा करके भुला रहा था, वो आज उसके सामने उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा मुस्कुरा रहा है। शिवम इस आदमी को पहचानता था। शिवम के सामने खड़े 58 वर्षीय आदमी के चेहरे में और हाव भाव में ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। शिवम उसकी तरफ देखता है और मुड़कर जाने को हुआ कि वो दो आदमी भी जो उसका पीछा कर रहे थे उसके सामने खड़े हो गए। वो उन्हें मार गिराना चाहता था, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबाया। हालांकि शिवम टेंशन में था, लेकिन उसको वो दिखाना नहीं चाहता था। शिवम उन आदमियों को अपने सामने से हटाते हुए जाकर उस कार में बैठ गया। अंदर एक अजीब सी कशमकश का माहौल था। शिवम ने उस आदमी से पूछा, आप लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? एक तीखी मुस्कान के साथ उस आदमी ने जवाब दिया, आपसे बेहतर कौन जानता है कि हम जिसे ढूंढना चाहें उसे पाताल लोक से भी खींच निकालें। फिर आप तो यहां दिल्ली में ही मिल गए। क्यों? सही कहा ना मैंने मिस्टर शिवम शाह?
शिवम के चेहरे पर बेचैनी का माहौल छा गया जैसे ही उसने तेजी में कह डाला, मेरा नाम शिवम शाह नहीं, शिवम गांधी है। हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें जो चाहिए वो तो आपसे ही मिलेगा। अब चाहे आप शाह रहें या गांधी बनकर घूमें। और मैं भी आपसे कह चुका हूं, अच्छे से समझा चुका हूं कि जो आपको मुझसे चाहिए वो मैं आपको नहीं दे सकता। उस आदमी के चेहरे पर मायूसी साफ झलकने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और शांत भाव से शिवम की तरफ देखा। तो मैं ये मान लूं कि आप सच में सर यानी अपने दादाजी का इनविटेशन ठुकरा रहे हैं। भाड़ में गए आपके सर। शिवम से अब और सहन नहीं होता और वो सच का सामना करता है। जिस पल उन्होंने चुपचाप खड़े होकर मुझे और मेरी मां को उस घर और उस परिवार से अपने बेटे के हाथों बेइज्जत होते देखा, उसी वक्त से उनके साथ मेरे सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए थे। और ये कहते ही शिवम के सामने 15 साल पुराना अतीत चमकने लगा। उसकी मां जमीन पर गिरी पड़ी है, उसके माथे से खून निकल रहा है और कोई उसे मार रहा है। 8 साल का शिवम इस दर्दनाक दृश्य को देख रहा है। पास में खड़े दादाजी कुछ नहीं बोल रहे थे। अतीत के इस मंजर से शिवम को उस काले सूट वाले आदमी ने बाहर निकाला। आप भी जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। 2 साल से दादाजी की तबीयत खराब है। उन्होंने ही कहा था कि हम आपको ढूंढ कर लाएं। शिवम बहुत ही सीरियस टोन में उस आदमी से कहता है, मुझ पर इन सारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला है। मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा, क्योंकि उस घर में वो इंसान रहता है जिसने मेरी मां की बहुत बेइज्जती की थी। और यही दादाजी थे जिन्होंने अपने बेटे को रोकने की कोशिश भी नहीं की। अब उन्हें मुझसे क्या चाहिए? अब प्लीज जाकर उनसे कह दो कि मुझे मेरी जिंदगी अपने शर्तों पर शांति से जीने दें। शिवम, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? सोच कर देखिए, आप एक शाह होकर किस परिवार से अपना नाता तोड़ना चाहते हैं? शिवम के गुस्से का बांध टूट जाता है और वो कार की खिड़की के कांच पर गुस्से में मुक्के मारना शुरू कर देता है। वो आदमी समझ नहीं पाता कि शिवम इतनी जिद क्यों दिखा रहा है। वो उसका हाथ पकड़ता है। शीशे को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका हाथ जरूर जख्मी हो जाएगा। दादाजी ने साफ साफ कहा है कि हम आपको उन तक एकदम सही सलामत पहुंचाएं। शिवम को मानो तो जैसे काटो तो खून नहीं। वो उस आदमी की तरफ मुड़ता है और अपने गुस्से को पीकर कहता है, देखिए, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, 15 साल का वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। और मुझे नहीं लगता कि दादाजी, मेरा मतलब है सर, भी कभी भूल पाएंगे। और अगर वो भूलना चाहेंगे भी तो मैं उन्हें भूलने नहीं दूंगा। उस दिन सर के बेटे ने मेरी मां की बेइज्जती की थी, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी, उनका भरोसा तोड़ा था। उनकी औकात 1-2 कौड़ी के इंसान से बदतर की थी। उस दिन मेरी मां के साथ जो सलूक हुआ था उस घर में, उन्हें जैसे सर के बेटे ने धक्के मारकर बाहर निकाला था। और क्या गलती थी उनकी? यही ना कि वो, कहते हुए शिवम अचानक से रुक गया। क्या हुआ था उस दिन? ऐसा क्या किया था शिवम की मां ने जिसके कारण उन्हें शाह परिवार से उनके पति ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था? और फिर आज अचानक शिवम को लेने क्यों आए? शिवम उस दिन के ख्यालों में खोया ही था कि वो आदमी बोल पड़ा, इसका मतलब है आपको उन फटीचर नारंग के यहां एक गरीबी वाली और जिल्लत भरी जिंदगी जीना मंजूर है, लेकिन शाह फैमिली में लौटना मंजूर नहीं। शिवम को जैसे नारंग फैमिली के उल्लेख पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो तपाक से बोल पड़ा, शाह परिवार को सिर्फ पैसा, दौलत और शोहरत से मतलब है। क्या तुम्हारे भी भेजे में ये नहीं घुस रहा कि ये बात पैसे और रुतबे की नहीं, इज्जत और स्वाभिमान की है? जिस घर में वो इंसान रहता हो जिसने मेरी मां की इज्जत नहीं की, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा। जाकर बोल दो अपने सर से। गुस्से में उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और कहा, दरवाजा खुलवाइए और मुझे जाने दीजिए। ये कहते हुए शिवम मुड़ता है और कार के दरवाजे को एक जोर का धक्का देता है, जिससे दरवाजा
एकदम से खुल जाता है और वो हड़बड़ाता हुआ बाहर की तरफ जमीन पर जा गिरता है। गाड़ी रफ्तार में चल रही थी। शिवम रोड पर गुलाटियां खाते हुए पीछे की तरफ गिरते हुए पहुंचता है, लेकिन बेंटले के पीछे से अटका हुआ एक ट्रक शिवम की ओर तेजी से बढ़ रहा था। तभी ये देखते हुए काले सूट वाला आदमी अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकालता है और उस ट्रक के टायर पर गोली चला देता है। गोली लगने के इंपैक्ट से ट्रक अपना बैलेंस लूज कर सड़क के साइड पेवमेंट पर चढ़ जाता है। शिवम की जान बच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी शिवम को वापस जबरदस्ती अंदर बिठाए, वो जैसे तैसे उठता है और बेतहाशा भागना शुरू कर देता है। शिवम के चेहरे पर सालों का दबा हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके दिमाग में हजारों ख्याल एक तूफान की तरह चल रहे थे। शिवम के कानों में उसके पिता की आवाज गूंजने लगती है। तुमने जो किया है उसकी भरपाई अब नहीं हो सकती। तुमने शाह परिवार के रुतबे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जो हरकत तुमने की है उसकी सिर्फ एक ही सजा है, तुम्हें यह घर छोड़ना होगा। एक 24 साल के लड़के ने अपनी पत्नी और शिवम की मां से कहा। जवाब में शिवम की मां ने भी कहा, चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन सारा सच अभी भी ढका हुआ है। हिम्मत है तो पूरा सच बताओ। ये कहते ही उस लड़के ने उस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसकी मार से वो नीचे गिर पड़ी और उसके माथे से खून निकलने लगा था। शिवम अपने ख्यालों से बाहर आता है जब पास से गुजरती हुई एक कार की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो पीछे मुड़कर देखता है और चौंक जाता है कि वो कार अब भी उसका पीछा कर रही है। शिवम ने वापस चलना शुरू किया और एक ही ख्याल उसके अंदर बार बार कौंध रहा है कि चाहे जो हो जाए, जिस दलदल से उसे सालों पहले बाहर निकालकर फेंका जा चुका था, उसी कीचड़ में अब वो वापस नहीं लौट सकता। और लौटे भी क्यों? क्योंकि वो जिस कारण से शिवम को वापस अपने पास बुलाना चाहते हैं, वो उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं है। उसके दिमाग में तो कुछ और ही है जो वो वापस जाकर पूरा नहीं कर सकता। अचानक उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी के भाव उजागर हो चले, जैसे कि उसके पीछे वो कार नहीं बल्कि एक भयानक और दिल दहला देने वाली याद थी, जिससे वो जितना हो सके दूर जाना चाहता था। एक कड़वी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे को छूकर निकल जाती है और वो घृणा से कहता है, शाह फैमिली। मालूम तो था उसे कि ये लोग उसे एक ना एक दिन ढूंढ ही निकालेंगे, लेकिन इतनी जल्दी ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसी कड़वे सपने से दूर जाते हुए वो इधर उधर देखने लगता है कि कोई टैक्सी या कैब मिले और वो उसमें बैठकर इन लोगों से दूर, बहुत दूर निकल जाए। जाने कितने ही ऑटो टैक्सी रोकने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त रोहिणी तक का सफर कहां मिलता उसे इतनी आसानी से। अपनी हर कोशिश में असफल हो उसने अचानक मुड़कर देखा और ये क्या, वो कार अब भी उसके पीछे है। शिवम अचानक रुक जाता है और गुस्से में उस कार को देखने लगता है। शिवम के सब्र का बांध अब टूटने को था। जो करने से वो अपने आप को रोक रहा था, उसके लिए उसके हाथ मचल रहे थे। वो खुद को समझा ही रहा था कि वो गाड़ी स्टार्ट हुई और तेजी से उसके सामने आ रुकी। शिवम उनके सामने डटकर खड़ा रहा, लेकिन उन आदमियों ने जबरदस्ती पकड़कर उसे कार के अंदर घसीटा, दरवाजा बंद किया और तेजी से कार वहां से निकल गई। अब क्या करेगा शिवम? क्यों बैठा है कार के अंदर? कौन है ये लोग और वो क्यों शिवम को शाह फैमिली में वापस लाना चाहते हैं? क्या शिवम वापस लौटेगा उन अतीत के सायों के बीच? क्या हुआ था 15 साल पहले जो शिवम और उसकी मां को यूं जलील किया गया था? क्या है शिवम की सच्चाई? कौन है वो? कार तेजी से दिल्ली की सड़कों से होती हुई भाग रही थी। ट्रैफिक और रूल्स जैसे इस कार और इसमें बैठे लोगों के लिए बने ही नहीं थे। शिवम हैरत में उस आदमी को देखता रहा, कई दफा पूछने पर भी कि ये सब क्या हो रहा है और क्या उसे किडनैप कर लिया गया है। उस आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और शिवम ने भी अपनी कोशिशें बंद कर दी। अब वो सिर्फ इस सफर के खत्म होने का इंतजार कर रहा है और इस डर से जूझ रहा है कि क्या उसे वाकई में सर के पास ले जाया जा रहा है? क्या आज वो होगा जिससे वो पिछले 10 सालों से भागता आ रहा है? खैर, शिवम अपनी सोच को टटोल ही रहा था कि अचानक तेजी से कार के ब्रेक्स लगे और शिवम आगे की तरफ खिसक गया।
खुद को संभालते हुए उसने देखा कि कार एक सुनसान सड़क पर आकर रुक गई और फौरन एक आदमी आगे से उतरकर शिवम की साइड आया और कार का दरवाजा खोल दिया। चौंकते हुए उसने उस आदमी की तरफ देखा और हजारों सवालों में से वो एक सवाल पूछने का मन बनाने लगा कि इतने में वो आदमी बोल पड़ा, पहले ही कह चुका हूं मैं आपसे, आपको किडनैप या आपके साथ कुछ भी गलत करने की मैं सोच भी नहीं सकता। सर को ये कभी पसंद नहीं आएगा। इस वक्त आपको कोई टैक्सी नहीं मिलती और फिर उन नारंग के यहां की शादी ही क्यों ना हो। आप टैक्सी से उतरते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। बड़ी गाड़ी से उतरकर वहां एंट्री मारना आपको सूट करता है। आखिर आप शाह खानदान की आखिरी उम्मीद है। डोंट वरी, होटल यहां से थोड़ी ही दूर है, कोई आपको हमारे साथ नहीं देखेगा। ये कहते हुए उसने एक महंगा सा सूट शिवम की तरफ किया और अपनी बात पूरी की। ये पहन के चाहिए, जो आपने पहना है वो आपके लायक नहीं। शिवम ने उस सूट की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ और धीरे से गाड़ी से उतरते हुए कहा, ये सब नहीं चाहिए। अगर करना ही है मेरे लिए कुछ, तो आज के बाद फिर कभी मुझसे मिलिएगा नहीं और ना ही मुझे परेशान करें, वही काफी होगा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक आखिरी बार अपनी बात जरूर रखी शिवम के सामने। एक बार सर के इनविटेशन के बारे में गौर से सोचकर देखिएगा। मैं इसे आपका आखिरी जवाब नहीं मान रहा हूं। शिवम ने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया और पलटकर खड़ा हो गया। कार तेजी से वहां से निकल गई और तब उसने अपनी जेब से निकालकर सिगरेट जलाई और सड़क की दूसरी तरफ मुड़कर चलने लगा। चलते हुए अतीत के गहरे राज उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। सिगरेट के हर कश के साथ वो दर्द और वो जहन से कभी ना मिटने वाली भयानक सच्चाई उसके अंदर घूम घूम कर धुएं के साथ बाहर निकल रही थी। एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके मुंह से फिर निकल पड़ा, शाह खानदान। और वो सोच के समंदर में डुबकियां मारते हुए खो सा गया। पूरी दुनिया में शाह खानदान का रुतबा गौर करने वाला है। नाम, शान, शौकत और दौलत की कोई कमी नहीं है उस परिवार में, जिसके मुखिया थे शिवम वर्धन शाह। गुजरात के सूरत शहर का एक छोटा सा व्यापारी जिसने दिल्ली आकर अपनी जड़ें जमाई और देखते ही देखते बिजनेस की दुनिया में राज करने लगा। और उनके घर जब उनका सबसे पहला पोता हुआ तो शोहरत की परंपरा को कायम रखने के लिए उस पोते का नाम रखा गया शिवम शाह। कहा जा सकता है कि शिवम उसी वैभव और इज्जत का हकदार बन सकता था। जन्म से ही उसकी किस्मत में एक बड़ा आदमी बनकर रुतबे से रहने की आंधी घूमनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि शिवम वर्धन के दूसरे बेटे भावेश, जो शिवम के पिता भी थे, उन्हें एक दूसरी औरत अंजलि की तरफ आकर्षण हो गया। और शिवम जब महज 14 साल का था तब भावेश ने एक साथ कई गलत फैसले ले डाले। अपने बड़े भाई भौतिक और छोटे भाई भूषण से वो शिवम वर्धन की सत्ता की राजगद्दी के लिए तो लड़ ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने शिवम की मां मृणाल को तलाक भी दे दिया और शादी करके अंजलि को घर ले आए। मृणाल को उस तलाक से ज्यादा दुख इस बात का था कि पूरी जिंदगी उसने भावेश का साथ दिया, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही। यही नहीं, जब बीच में बिजनेस को गहरा धक्का लगा था तब उस गरीबी और परेशानी के दिनों में भी उसने भावेश का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ा था। और उसी भावेश ने आज दिल्ली के एक दूसरे अमीर घराने की लड़की अंजलि के साथ उससे रिश्ता तोड़ लिया था। यूं तो मृणाल एक साधारण परिवार की लड़की थी, लेकिन इरादों की मजबूत और जिगर की एकदम पक्की थी। हारना और जिंदगी के उतार चढ़ाव से थककर उनके आगे झुक जाना जैसे उसने कभी सीखा ही नहीं था। और फिर आया वो दिन जब मृणाल ने भावेश के खिलाफ आवाज उठाई। भावेश एक दूसरी औरत के बस में अपने आवेश तक को खो चुका था। उस दिन उसने अपनी सारी हदें पार कर दी जब उसने मृणाल पर हाथ उठाया। मृणाल की आवाज दबाने के लिए उसे शिवम वर्धन ने भारी रकम देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन स्वाभिमानी मृणाल ने बिना कुछ लिए अकेले घर छोड़ने का फैसला ले लिया। क्योंकि शिवम अपनी मां से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए
उसने भी शाह फैमिली की सारी रुकावटों को पार कर अपनी मां के साथ शाह मैंशन छोड़ दिया था। बस तब से ही शिवम और मृणाल शाह फैमिली की नजरों से दूर एक ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहे थे। और क्योंकि शिवम अपनी मां के पद चिन्हों पर चल रहा था, उसने अपना सरनेम भी शाह से बदलकर अपनी मां का सरनेम गांधी अपने नाम के साथ जोड़ लिया। उस दिन और उस वाकये को बीते पूरे 10 साल हो चुके हैं। 3 साल पहले कैंसर की वजह से मृणाल ने भी दम तोड़ दिया। शिवम ने तो जैसे मान लिया था कि उसे उस दर्दनाक याद का सामना फिर कभी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि शाह फैमिली उसे इतनी जल्दी खोज निकालेगी। पर क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्या चल रहा है उस परिवार में? इतना बड़ा शक्तिशाली और राजनीतिक कनेक्शंस वाले परिवार को आखिर इतने साल बाद अब शिवम की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों सर, मतलब भावेश शाह अब शिवम को वापस शाह फैमिली का हिस्सा बनाकर शाह मेंशन में लाना चाहते हैं? ये सवाल उसके अंदर तूफान मचा ही रहे थे कि उसने देखा उसकी सिगरेट खत्म हो चुकी है। आखिरी कश खींचकर उसने सिगरेट फेंकी, जूते से कुचली और उसके साथ ही शाह फैमिली से संबंधित कोई भी ख्याल अपने पांव के नीचे मसल दिया और सड़क के दाहिने मोड़ से घूमकर चाणक्यपुरी के आईटीसी मौर्य होटल की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने लगा। आईटीसी मौर्य में आज नारंग परिवार के सबसे बड़े बेटे की इकलौती बेटी तान्या नारंग की शादी है। माहौल बड़ा है और ये मौका भी, क्योंकि तान्या की शादी होने जा रही है शहर के एक और मशहूर और प्रभावशाली परिवार सिंघानिया के छोटे बेटे दर्श सिंघानिया से। शहर में बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब इतना बड़ा और विशाल गठबंधन देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये दिन और ये शादी इतनी अहम है, तो शहर के सब बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को यहाँ बुलाया गया है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, नेता, अभिनेता, बहुत से खास लोग आज यहाँ पहुंचने वाले हैं और उन्हीं के बीच होने वाले हैं नारंगी फैमिली के लोग भी, जिनके साथ शिवम का एक गहरा रिश्ता जुड़ चुका है। वरना आज के वक्त में शिवम का जो स्टेटस है, उसके साथ वो आईटीसी मौर्य जैसे भव्य होटल में कदम रखने की सपने में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन क्या ऐसा रिश्ता था शिवम का नारंग परिवार के साथ? कौन है ये नारंग जिनके साथ शिवम के होने पर शाह फैमिली को दिक्कत है? क्यों है शिवम इन लोगों के साथ? इन सब गुत्थियों और पहेलियों का जवाब बनकर खड़ी है दृष्टि होटल के बाहर। ख्यालों में खोए शिवम को पता ही नहीं चला कि कब उसे चलते हुए 15 मिनट हो गए और कब वो उस भव्य और विशाल होटल के सुनहरे दरवाजे के सामने आ पहुंचा, जहां एक सुंदर सी संगमरमर की तरह फुर्सत से तराशी हुई छरहरा बदन लिए और हल्के नीले रंग का स्टाइलिश सा गाउन पहने एक 22 वर्षीय लड़की खड़ी उसकी तरफ निरुत्सुक नजरों से देख रही है। शिवम उस तक चलकर गया और एक साधारण स्वर में उसने कहा, अच्छी लग रही हो। दृष्टि ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर नजरें घुमा ली। वो इधर उधर देखने लगी कि और कौन कौन आ रहा है शादी में, और शिवम दृष्टि की बेचैनी को देख और समझने लगा। दृष्टि को देखकर उसे वो दिन याद आ गया जिस दिन उन दोनों की शादी हुई थी। ये खूबसूरत लड़की है शिवम गांधी की पत्नी दृष्टि नारंग। उस दिन भी दृष्टि उतनी ही खिल रही थी जितनी की आज, बस कारण अलग है। करीब 2 साल पहले शिवम की शादी दृष्टि से हुई थी और वो नारंग फैमिली का हिस्सा बना, और इस शादी का पूरा दारोमदार था नारंग ग्रुप ऑफ ज्वेलर्स की नींव रखने वाले और दृष्टि के दादाजी भवानी नारंग के ऊपर, जिनके कहने पर ही ये शादी करवाई गई थी। एक घटना की तरह याद रखी जाने वाली ये शादी जब हुई थी, तब दिल्ली के सारे बड़े बड़े लोगों और पावरफुल परिवारों में खलबली मच गई थी। यह किस्सा एक बड़ी चर्चा का विषय बन चुका था और सब मिलकर भवानी नारंग की खिल्ली उड़ा रहे थे कि वो सठिया चुके हैं। इसीलिए तो ऐसे बिना सोचे समझे अपनी पोती की शादी एक अनाथ से करवा रहे हैं, जिसके पास ना तो पैसा है और ना ही पावर। सोचने वाली बात है कि एक वक्त पर दृष्टि की खूबसूरती के किस्से पूरी दिल्ली में मशहूर थे। उसके दादा के पैसों के लालच में तो कोई भी कर लेता उससे शादी, लेकिन सिर्फ उसकी सुंदरता के ही कई दीवाने थे।
दिल्ली के बड़े अमीर और नामी गिरामी घरानों से उसके लिए शादी के रिश्ते आ रहे थे, जो आपस में इस होड़ में थे कि कौन बनेगा ऐसी बला की सुंदर लड़की का अधिकर्ता। लेकिन उसकी शादी उसके दादा की मर्जी पर करवा दी गई, एक मामूली और साधारण से लड़के शिवम से। बाकी सबकी छोड़ भी दें तो खुद दृष्टि भी इस गठबंधन से खुश नहीं थी। शादी के सारे रीति रिवाजों में बस वो शरीर से ही मौजूद थी, लेकिन उसका दिल और मन कभी भी इस रिश्ते को मानने के लिए राजी नहीं था। और शायद यही कारण है कि शादी के बाद भी शिवम और दृष्टि में कभी भी पति पत्नी का रिश्ता या संबंध स्थापित नहीं हो पाया। 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन ना तो दृष्टि ना ही उसके परिवार वाले कभी ये समझ पाए कि आखिर भवानी नारंग ने ये रिश्ता जोड़ा तो जोड़ा क्यों, जानते भी कैसे? क्योंकि ये राज तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों को पता था, एक भवानी नारंग और दूसरा शिवम। बस ये 2 ही राजदार थे इसके। एक गहरा राज था जो कारण बना था इस जोड़ी का, और 1 साल पहले जब भवानी नारंग का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, शिवम, जो जानता है इस रिश्ते का असली सच। दृष्टि को हमेशा ये मलाल था कि उसके दादा ने कभी नहीं बताया उसे, आखिर क्यों कर दिया था उन्होंने उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उससे पूछे और उसकी मर्जी के बिना। भवानी नारंग के जाने के बाद दृष्टि तो इन सवालों से जूझ ही रही थी, लेकिन उसके परिवार में एक बड़ी उथल पुथल मच गई थी। नारंग ग्रुप ऑफ ज्वेलर्स में बड़े सारे बदलाव जन्म लेने लगे। पावर और अधिकारों की लड़ाई में एक तूफान आया और उसमें भवानी नारंग के दूसरे बेटे और दृष्टि के पिता अखिल नारंग को कंट्रोल और पावर की कुर्सी से नीचे उतरना पड़ा। कंपनी के शेयर्स में से बाकी 2 भाइयों ने अखिल को कुछ ना देने का फैसला किया, और फिर धीरे धीरे नारंग अपनी कंपनी में और बाकी दोनों भाइयों के परिवार की तुलना में अखिल के परिवार का होल्ड और प्रभाव कम होता गया। इसका कारण शिवम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी दृष्टि के पिता अखिल और उसकी मां सिमी हमेशा उसे नीची नजरों से देखते थे। शिवम तो सिर्फ भवानी नारंग के जोड़े हुए रिश्ते निभा रहा था, लेकिन उसके सास ससुर उसे हमेशा नकारा समझते थे। ना उसके परिवार का पता ठिकाना था, ना ही कोई जमा पूंजी। ऐसे में वो कैसे खरा उतरता नारंग परिवार के बाकी दामादों की तुलना में? वो इज्जत, वो रुतबा जिसकी उम्मीद शिवम ने कभी की ही नहीं थी, लेकिन जो उसे यहाँ मिलनी चाहिए थी, वो उसके हिस्से में नारंग फैमिली में कभी नहीं आई। सिर्फ दृष्टि ही नहीं, बाकी परिवार के लोगों ने भी कभी उसे दामाद होने का दर्जा नहीं दिया और बस उसे नीच समझा था। खैर, यहाँ होटल के बाहर खड़े शिवम समझने की कोशिश कर ही रहा था कि दृष्टि की बेचैनी का कारण क्या है कि इतने में दृष्टि उसकी तरफ मुड़ी और तपाक से बोल पड़ी, शिवम प्लीज अंदर रिसेप्शन के बाद डिनर के वक्त ज्यादा बात मत करना। शिवम बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ने लगा जब दृष्टि ने उसे आवाज दी, शिवम। शिवम रुका और दृष्टि उसके पास चलती हुई आई और बड़े गंभीर स्वर में कहा, अंदर साथ जाएंगे, लेकिन याद रखना आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए। हमारा पूरा फ्यूचर सिर्फ आज पर टिका है। अंदर मैं कुछ ऐसा करने वाली हूं जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। शिवम ने हाँ में सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, जानता हूं। और वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगे। शिवम जानता था कि दृष्टि आज क्या करने वाली है और क्यों। क्या चल रहा है दृष्टि के अंदर, क्या करने वाली है वो आज, क्या राज है जिसके कारण शिवम और दृष्टि की शादी करवाई गई थी। 5 स्टार होटल आईटीसी मौर्य आज होटल नहीं राजमहल सा दिख रहा था। ऐसी आलीशान सजावट इस शहर के लोगों को कम ही देखने को मिलती है। जगमगाती झालरों और कांच की लाखों लड़ियों की चमक लोगों को दूर से ही आकर्षित कर रही थी। मेन गेट से लेकर होटल के एंट्रेंस तक बिछी मखमल सी कश्मीरी कामगार कालीन, देश विदेश से लाई गई एंटीक सजावट की वस्तुएं जो भवानी नारंग की धरोहर थी, उनके ऊंचे और महंगे शौक प्रदर्शित कर रही थी। वहीं गार्डन में एक छोटा सा तालाब और उसमें तैरती रंगीन मछलियां चौधियाई आंखों को ठंडक देने का काम कर रही थी। होटल के बाहर पार्किंग भी आम नहीं थी। रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, जैगुआर, बेंटली, ऑडी जैसी शानदार गाड़ियों की कतारें लोग सपनों में ही देखते हैं,
कि तभी इस नजारे को चीरती हुई एक नौजवान की आवाज आती है। दृष्टि, मेरी प्यारी बहना, ओह तुम टैक्सी से आई हो? अरे मुझे कॉल किया होता, मैं गाड़ी भेज देता। कम से कम आज तो नारंग खानदान की इज्जत का ख्याल किया होता। बोलता हुआ वो नौजवान अपनी पोर्शा 911 से उतरकर उसका दरवाजा बंद करता है और दृष्टि और शिवम की ओर बढ़ने लगता है। बातों और हाव भाव से साफ समझ आ रहा है कि उस नौजवान के दिल में अपनी बहन दृष्टि के लिए फिक्र नहीं बल्कि व्यंग्य और कटाक्ष है। दृष्टि खून का घूंट पीकर चुप रह जाती है, जैसा कि वो नारंग परिवार के हर सदस्य के सामने करती आई है। तब से, जब से उसके पिता अखिल नारंग की हैसियत बाकी नारंग जैसी नहीं रही, और तब से और भी ज्यादा जब से उसकी शादी शिवम के साथ हो गई। पर उसके गाड़ी से ना आ पाने का कारण सिर्फ उसके पिता की गिर चुकी हैसियत थी, जिसके चलते वो दृष्टि के लिए एक निजी कार का इंतजाम नहीं कर सकते थे। इसमें भी शिवम का कोई कसूर नहीं था, लेकिन हमेशा की तरह नारंग की निगाहें तो दृष्टि पर होती, पर निशाना बेचारा शिवम। दृष्टि, दृष्टि, इतनी बेवकूफ क्यों हो तुम? तुम्हें कितनी बार ऑफर दिया? 3 बेटे हैं सिंघानिया अंकल के, छोटे से बात चलाने को तैयार था मैं। अरे लाइफ सेट हो जाती तुम्हारी। पर तुम्हें तो ये फटेहाल जिंदगी भा गई है शायद। भाई जैसे जैसे ताने कसता जाता, उसकी आवाज में और भी नफरत और जहर घुलते जाते। दौलत और रुतबे के मद में चूर वो जैसे भूल चुका था कि वो जिसके लिए ऐसी कड़वी और जिल्लत भरी बातें बोल रहा है, वो यहीं उसके सामने मौजूद है। अब भी देर नहीं हुई है। हमारे स्टैंडर्ड की कई फैमिलीज हैं जिनमें एक से एक लड़के हैं तुम्हारे लायक। तुम आज ही इस फटीचर से पल्लू छुड़ा लो तो मैं आज ही किसी से बात कर लूं। दृष्टि के बगल में शिवम ऐसे खड़ा है जैसे उसे पता है कि उसका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं। पर दृष्टि से अब उसकी जिल्लत सही नहीं जा रही। वो धीमी मगर गुस्से भरी आवाज में कहती है, करण, काफी कुछ भूल गए तुम। अब भी कुछ बचा है क्या? एक तो बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारी भलाई सोच रहा हूं, और तुम हो के पसंद है तुम्हें ये आदमी, ये 2 कौड़ी की गरीब और जिल्लत से भरी जिंदगी? तो जियो, भाड़ में जाओ। कुछ सेकंड का विराम लेकर शिवम को जैसे भांपते हुए अचानक कहता है, ओह एक सेकंड। नारंग परिवार का उठाया हुआ अनाथ फटेहाल दामाद उनकी बेटी की आलीशान शादी में आने की हिम्मत किसी वजह से ही कर सकता है। कहीं वो वजह? करण शिवम की आंखों में आंखें डालकर बात पूरी किए बिना रुक जाता है, पर शिवम जानता है कि उसका मतलब क्या है। शिवम की आंखों में अब गुस्सा है, पर इसके पहले कि वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलता, दृष्टि अपने गुस्से को काबू में करते हुए फुसफुसाकर कहती है, बर्दाश्त कर लो प्लीज, कुछ मत कहना। इसकी बकवास से ज्यादा जरूरी आज यहाँ आने का मकसद है। शिवम खामोशी से इधर उधर देखकर अपना गुस्सा पी जाता है। करण दोनों की ओर देखते हुए एक और व्यंग्य का बाण छोड़ता है, हाँ तो गए हो, डिनर तक टिक जाओ, बहुत बड़ी बात है। कहते हुए वो पलटकर होटल के अंदर जाने लगता है। जाते जाते उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है जो दृष्टि और शिवम नहीं देख पाते। यहाँ दृष्टि ग्लानि भरी आवाज में शिवम से कहती है, आई एम सॉरी। शिवम उसकी आंखों में ऐसे देखता है जैसे उसे पता है कि दृष्टि शिवम के प्रति अपने परिवार के रवैये को लेकर शर्मिंदा रहती है। शिवम जानता हूं कि भाव में सर हिलाता है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो अपनी पैंट की दोनों पॉकेट में हाथ डालता है और एक दोस्त की तरह बोलता है, वैसे करण ने जो कहा, प्लीज शिवम। दृष्टि का लहजा एकदम से कड़क हो जाता है। शिवम फिर कहने की कोशिश करता है, लेकिन तुम यहां। दृष्टि एक बार फिर उसकी बात को काटते हुए गुस्से से कहती है, शिवम, भले ही तुम जानते हो कि मैं यहां क्या करने आई हूं, इस बारे में बात मत ही करो। तुम्हारा उससे कोई सरोकार नहीं। दृष्टि के ये शब्द शिवम के दिल पर तेज हवा के एक थपेड़े की तरह लगते हैं। वो जानता है कि दृष्टि ने दादाजी के दबाव में आके शिवम से शादी तो कर ली, मगर उसे पति का ओहदा नहीं दे पाई। दोनों एक घर, एक कमरे, बिना नाम के सही, एक रिश्ते में रहते तो हैं, मगर वो उसे एक दोस्त का हक भी नहीं दे पाई।
क्योंकि किसी को दोस्ती का हक देना मतलब उसे खुद पर भी कुछ हक देना। जो स्वाभिमानी और खुददार दृष्टि को गवारा नहीं है, वो तो अपने पापा के हक के लिए लड़ रही है। अचानक से आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ पॉकेट से निकालकर हवा में ऐसे खड़ी करता है जैसे दृष्टि के सामने उसने हथियार डाल दिए हों। जरा मजाकिया लहजे में बोल पड़ता है, गलती हो गई लेडी भीम, अब अंदर चलें। दृष्टि जरा झेंप जाती है। एक लंबी सांस के साथ अपने गुस्से और उलझनों को बाहर छोड़कर धीरे से हाँ में सर हिलाकर होटल के एंट्रेंस द्वार की ओर कदम बढ़ाती है। शिवम उसके पीछे चलने लगता है। उसकी मुस्कान अचानक फिर खो गई है और वो खो गया है अपनी जिंदगी के 2 साल पहले के उस पल में, जब भवानी नारंग अपनी लाडली पोती दृष्टि का हाथ उसके हाथों में देने का प्रस्ताव लेकर खुद शिवम के पास आए थे। दुनिया वाले और उनके परिवार वाले जो आज तक भवानी नारंग के इस फैसले पर हैरान हैं और उनके जाने के बाद भी इसी फैसले के लिए उनका मजाक उड़ाते हैं और शिवम को अनाथ, गरीब, नकारा और न जाने क्या क्या कहकर जलील करते हैं, ये नहीं जानते कि भवानी नारंग की नजर पारखी थी और फैसला एकदम सटीक। उन्होंने दृष्टि की शादी जिससे करवाई है वो पूरी तरह से उसके लायक है, क्योंकि वो ये राज जानते थे कि शिवम कोई मामूली लड़का नहीं, शिवम शाह है, दुनिया के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट शिवम वर्धन शाह का पोता, शाह खानदान का, उनके बिजनेस का वारिस। दुनिया से अपनी पहचान छुपाते शिवम ये राज आज राज ना होता अगर भवानी नारंग बिना किसी को ये बात बताए अचानक गुजर न गए होते। पर शिवम के लिए ये ठीक भी हुआ, क्योंकि वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। तभी तेज रोशनी से शिवम की आंखें चौंधिया जाती है। वो सामने देखता है, तब उसे एहसास होता है कि वो और दृष्टि होटल के अंदर आ चुके हैं। हॉल की ऊंची छतों से लटकते कांच के बड़े बड़े झूमर, जमीन पर बिछी मखमली कालीन, जगह जगह पर रखे भव्य पानी के फवारे, इंपोर्टेड फूलों के तो जैसे छोटे छोटे बगीचे अंदर ही बना रखे थे। खाने पीने की ऐसी चीजें, सजावट की ऐसी वस्तुएं आम लोगों ने शायद फिल्मों में ही देखी होंगी। इन सब पर 4 चांद लगा रहे थे पार्टी में मौजूद देश विदेश से आए वीआईपी मेहमान, नामी गिरामी लोग, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स आदि एक साथ नारंग जैसे लोगों की महफिल में ही देखने को मिल सकते हैं। सारा का सारा नारंग परिवार यहाँ पहले से ही मौजूद है, जो मेहमानों का आवभगत करने में मशगूल है। पर अंदर आते ही दृष्टि की नजर तान्या को ढूंढ रही है। शिवम उसकी नजरों का पीछा करता चारों तरफ देख ही रहा है कि उसकी नजर तान्या पर पड़ती है। वो रही, धीरे से कहता है, जो सिर्फ दृष्टि सुन पाती है। वो उसकी तरफ देखती है, फिर चारों तरफ देखती है कि किसी ने शिवम को उसके कान में फुसफुसाते देखा तो नहीं। किसी ने नहीं देखा। वो चैन की सांस लेती है और तेज कदमों से तान्या की ओर बढ़ जाती है। एक शानदार सोफे पर बैठी तान्या अपनी सहेलियों के बीच घिरी है। बादामी शादी के जोड़े, हीरे पन्ने के जेवरातों से लदी तान्या आज बेहद खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल उस राजकुमारी जैसी जिसे अपनी राजकुमारी होने का काफी घमंड है। अपनी सहेलियों से बात करती वो खिलखिलाकर हंस भी रही है, पर उसकी हंसी में भी नारंग परिवार की बेटी होने का दंभ बरकरार है। उसे खुश देखकर दृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो उसके पास पहुंचकर उसे शादी का तोहफा देते हुए दिल से कहती है, कंग्रेचुलेशंस तान्या, तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले, तू ऐसी ही हंसती रहे। पर दृष्टि को देखते ही तान्या के चेहरे की हंसी और खुशी दोनों छू हो जाती है। उसकी सहेलियां दृष्टि को देखकर जरा दूर होकर आपस में बातें करने लगी, शायद दृष्टि के बारे में ही। कोई उसे व्यंग्य भरी नजरों से देख रहा है, कोई दया भरी। फिर वो आपस में बात करने में मशगूल हो गई। यहां तान्या दूसरी ओर देखकर बिना किसी भाव के बगल की गिफ्ट से भरी टेबल पर इशारा करके दृष्टि से कहती है, थैंक्स, गिफ्ट वहां रख दो। दृष्टि बुरा नहीं मानती। टेबल के पास खड़े सर्वेंट को गिफ्ट पकड़ाकर तान्या से प्यार से कहती है, तुझे स्टेज तक मैं लेकर चलूं? तान्या के भावहीन चेहरे पर अचानक से गुस्से और घमंड की शिकन आ जाती है। किस खुशी में? वो चिढ़कर
मगर धीमी आवाज में पूछती है। दृष्टि को उसकी ये बात चोट कर जाती है। खुद को संभालते हुए कहती है, तेरी बहन हूं मैं, तेरी दृष्टि दी। अब तान्या से रहा नहीं जाता। वो उसकी ओर देखती है। तमाशा ना हो इसीलिए धीमी आवाज में मगर नफरत भरे लहजे में कहती है, बस ये नाटक बंद करो। तुम यहां क्यों आई हो मैं अच्छे से जानती हूं। दृष्टि चौंक सी जाती है। अखिल चाचू के लिए मदद मांगने आई हो ना, उनकी फैक्ट्री बचाने के लिए जो जल्द बंद होने वाली है। फंडिंग रोक दी गई है। मजदूरों को तनख्वाह देने तक की तो हैसियत रही नहीं उनकी, तो बंद ही होगी ना फैक्ट्री। उसमें न मैं कुछ कर सकती हूं, न मेरे पापा और ना मेरा फियांसे दर्श, इसलिए सोचना भी मत। इतना कुछ सुनकर तान्या ने दृष्टि के चेहरे पर मानो बिना हाथ लगाए कई थप्पड़ जड़ दिए। इन थप्पड़ों के झन्नाटे भी इतने जोरदार हैं कि दृष्टि को एक पल के लिए सब दिखना सुनाई पड़ना बंद हो गया। तान्या तो इतना बोलकर वहां से आगे बढ़ गई, पर दृष्टि आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रही। सोच रही है कि भले ही आज इस शादी में आने की उसकी वजह यही थी जो तान्या को पता थी, पर क्या उसे ये बात इस तरह से कहनी चाहिए थी? मदद नहीं करनी थी तो सीधे बोल दी थी। पर जिस तरीके का बर्ताव उसके साथ होने लगा है, क्या वो इसकी हकदार है? दादा की लाडली पोती, चाचा चाची की दुलारी, कजिन्स की फेवरेट दृष्टि आज सबकी आंखों का कांटा हो गई। कोई उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करना चाहता, सिर्फ इसलिए कि उसने शिवम से शादी के लिए हां कर दी थी, वो भी दादाजी के कहने पर। शिवम को तो सब दृष्टि के परिवार की गिरती हुई हालत का जिम्मेदार मानते ही हैं, पर दृष्टि, उसका क्या कसूर है जो उसे ये नफरत मिल रही है? मुट्ठियां भींचकर अपने जज्बातों और आंसुओं पर काबू पाते हुए दृष्टि धीमे कदमों से तान्या के पीछे चल देती है। दूर खड़ा शिवम ये सब देख रहा है, पर जैसे आज तक वो अपनी जिल्लत का दर्द सहता आया है, दृष्टि के अपमान के दर्द को भी उसे वैसे ही पी जाना होगा। वो कुछ नहीं करता, इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकता, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ करने के लिए वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है, हर एक दिन, हर एक पल, और उसे पता है कि वो दिन जरूर आएगा। क्या है वो सही वक्त? कब आने वाला है वो शिवम की जिंदगी में? और उस वक्त क्या करने वाला है शिवम? क्या दृष्टि को उसके पापा के लिए मदद मिलेगी और उसका आज यहां आने का मकसद पूरा होगा? ख्यालों में खोए शिवम को अचानक औरतों के हंसने की आवाज आती है। देखता है तो उसके चारों ओर नारंग परिवार की औरतें अपनी महिला मित्रों और मेहमानों में आई औरतों के साथ छोटे छोटे ग्रुप्स में खड़ी हंसी मजाक और बातें कर रही है। एहसास होने पर कि शिवम इतनी देर से औरतों के बीच घिरा अपने विचारों में डूबा था, जरा असहज हो जाता है और वहां से हटकर खड़े होने के लिए दूसरी जगह ढूंढने लगता है। तब तक उसकी नजर बार काउंटर पर पड़ती है, जिसके पास रखी एक लंबी टेबल पर नारंग परिवार के सारे दामाद मौजूद हैं। शिवम अब भी असहज है, पर इस असहजता का कारण कुछ और है। महंगे ब्रांडेड सूट बूट पहने, इंपोर्टेड वाइन, शैंपेन आदि के ग्लास हाथों में लिए चीयर्स करते हुए ये दामाद ऊंचे घरानों के हैं, बड़े बिजनेस और कंपनीज के मालिक, समाज में अपना नाम और रुतबा रखने वाले इन दामादों के सामने शिवम का कोई वजूद नहीं। उसके कपड़ों से ज्यादा चमक तो उनके जूतों की थी। दूर से ही दिखने वाले इस फर्क को और अपनी सोच को झटकता हुआ शिवम उस टेबल की ओर बढ़ने लगा और दामादों के बीच रखी एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। सभी दामाद आपस में हंसी मजाक बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे से बिजनेस कार्ड्स का आदान प्रदान कर रहे थे, टोस्ट कर रहे थे। किसी ने शिवम से मिलने की, यहां तक कि उसकी तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई, जैसे वो यहां होते हुए भी था ही नहीं। तब तक ग्लास के खनकने के साथ ऐलान करती हुई एक आवाज आती है, सभी आ गए, शायद वक्त आ गया है एक जाम इस शाम के नाम पिया जाए। भीड़ को चीरता हुआ करण हाथ में वाइन का एक ग्लास हवा में उठाए उस तरफ बढ़ता है। उसे आता देख सभी दामाद मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करते हुए अपनी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। उनमें से एक चापलूसी के लहजे में कहता है, अरे एक जान तो आपके नाम भी होना चाहिए करण भाई।
आप तो हर रोज एक टोस्ट डिजर्व करते हो। करण के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ जाती है, पर खुद को व्यवहार कुशल दिखाने के लिए वो बोल उठता है डिजर्व तो आप सभी लोग भी बहुत कुछ करते हैं। नारंग खानदान के 4 दामाद, आज 5वें दर्श जीजू भी ऐड होने वाले हैं। बहुत खुश हूं मैं आज। नारंग खानदान के 6 दामाद हैं, पर वो 6ठा दामाद शिवम है, इसलिए उसकी गिनती करना करण ने जरूरी नहीं समझा। पर शिवम की तो ऐसी बेइज्जतियों की आदत सी हो चुकी है, इसलिए वो शांत बैठा रहा। करण नारंग परिवार के तीसरे भाई अजीत नारंग का बेटा है, इसलिए उनके बिजनेस की तीसरी शाखा उसी के नाम है। पर उसकी दौलत, शोहरत और पावर घर के 4 दामादों को मिलाकर भी सबसे ज्यादा है। तीसरा और छोटा भाई होने के बावजूद भी अजीत की बिजनेस में पोजीशन और स्टेटस सबसे बड़े भाई अमिताभ के बराबर है। पिता का खानदानी बिजनेस में वर्चस्व और खुद की ऊंची हैसियत करण के सर पर भूत की तरह सवार है, इसलिए वो खुद को शहर का और परिवार का राजकुमार मान बैठा है। इसलिए वहां मौजूद सारे मेहमानों का उसके टोस्ट पर खड़े हो जाना, पर शिवम का बैठे रहना उसे पसंद नहीं आया। क्या हुआ शिवम, मेरे टोस्ट पर सब खड़े हो गए पर तुम नहीं, क्या मतलब समझू मैं इसका? क्या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझते? करण ने भरी भीड़ में शब्दों का चयन तो सोच समझ कर किया, लेकिन शिवम को घूरती उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो सबने पढ़ लिया, शिवम ने भी। करण ने अब जरा ऊंची आवाज में कहा, मैंने तुम्हें ड्रिंक्स इसलिए ऑफर की ताकि तुम्हें अकेले कोने में बैठे अपनी 2 कौड़ी की औकात का एहसास ना होता रहे, अपनी हैसियत से कहीं बड़ी इस पार्टी में फिट हो सको, और तुम मुझे मना करोगे? हो क्या तुम? शिवम ने तो कुछ कहा भी नहीं था, पर सबकी नजरें उस पर टिक गई तो वो थोड़ा असहज हो गया, और जैसे ही वो खड़ा हुआ उसके मुंह पे छपाक से आकर वाइन गिरी जो करण ने फेंकी थी अपने ग्लास से। वहां मौजूद सारे मेहमान चौंक गए। बार काउंटर के इर्द गिर्द सन्नाटा छा गया, जिसे तोड़ते हुए करण ने बोला, शिवम, मैं तुम्हें वाइन ऑफर कर रहा हूं और तुम पीने से मना कर रहे हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते? करण के अचानक सनकियों की तरह बदले लहजे ने एक पल के लिए शिवम को भी चौंका दिया। फिर दूसरे ही पल उसे याद आया कि ये करण नारंग है, उसे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शराब से नहाए हुए शिवम के चेहरे को उसकी गर्मी महसूस हो रही थी। उसके कपड़े भी शराब से और उसकी महक से तर हो गए। सबने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, लेकिन किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। शिवम का साथ देना तो दूर, वो अब भी उसे हीनता और अपमान की नजरों से देख रहे थे। आज करण ने हद पार कर दी। शिवम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने मुट्ठियां भींची और करण की आंखों में ऐसे देखा मानो आज उसकी शामत है। एक पल को तो करण भी चौंक गया, पर इसके पहले कि शिवम मुट्ठियों का घुसा बनाकर करण के मुंह पे जड़ता, उसे दृष्टि याद आ गई, वो जद्दोजहद याद आ गई जो वो कर रही है अपने पापा के लिए। और शिवम का हाथ वहीं रुक गया, क्योंकि अगर ना रुका तो दृष्टि की जिंदगी और दूभर हो जाएगी, उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। किसी तरह एक बार फिर खून का घूंट पीकर शिवम ने खुद पर काबू किया और दोनों हाथों से अपना चेहरा साफ करते हुए शांत लहजे में करण से कहा, रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। करण उसे हैरानी से देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी बेइज्जती भी शिवम सह गया, वो भी बिना कोई तमाशा किए। उसने मन में सोचा, इतने में नहीं टूटेगा, 2 कौड़ी के तुझे तो मैं तोड़ के दिखाऊंगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई जो शिवम देख न सका, क्योंकि वो अपने हैंकरचीफ से अपने जूतों पर पड़ी वाइन साफ करने के लिए नीचे झुका है। करण उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही शिवम जूते साफ करके वापस खड़ा हुआ, उसका सर हल्का सा करण से टकराया और करण लड़खड़ाता हुआ पास की एक टेबल से ऐसे टकराया जैसे शिवम ने उसे धक्का मारा। टेबल से लड़के जमीन पर गिरते वक्त उसने जानबूझकर मेजपूछ को भींच लिया। जैसे ही वो गिरा,
मेजपोश भी खींचा और उसके साथ टेबल पर रखी तमाम शराब की बोतलें, लोगों के लाए कीमती तोहफे और भी बहुत सी कीमती चीजें जमीन पर आ गिरी। कांच के सामान टूटने और बिखरने की आवाजें पूरे होटल में गूंज उठी। इस तेज आवाज ने होटल के कोने कोने में मौजूद हर एक शख्स का ध्यान आकर्षित किया और सभी हैरान होकर उस ओर इकट्ठे होने लगे। सबसे पहले भागते हुए तान्या आई, जिसके पीछे आई दृष्टि। भीड़ के बीचों बीच खड़े शराब में भीगे शिवम को देख और उसके सामने गुस्से में तमतमाए हुए करण को देख उसकी सांसें रुक सी गई। इन दोनों के पीछे आया तान्या का मंगेतर दर्श। शिवम, करण और दोनों के आसपास का मंजर देख दर्श का चेहरा उतर गया। इससे पहले कि वो या कोई और कुछ बोलता, करण ने लड़खड़ाते हुए खुद को संभाला और शिवम की तरफ उंगली उठाकर बोल पड़ा, इस 2 कौड़ी के शिवम ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे धक्का दिया, हिम्मत देखी इसकी। आपकी शादी की पार्टी खराब कर दी। दर्श जीजू, मुझे तो लगता है इसके सर पर बगावत सवार हो रही है। शिवम की ओर देखते हुए फनफनाकर कहता है, क्यों हमसे बगावत करेगा तू? नारंग से औकात भूल गए अपनी। दृष्टि को तो जैसे काटो तो खून नहीं। दर्श शिवम की ओर बढ़ता है, अपने गुस्से को काबू करते हुए उससे पूछता है, शिवम, ये सब क्या है? सबकी नजरें शिवम पर है, जो उसे असहज कर रही हैं। फिर भी वो हिम्मत रखते हुए पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी सफाई में कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, करण अपने आप गिरा था, मैंने तो उसे उंगली तक नहीं लगाई। तो करण ऐसा क्यों कह रहा है कि तुमने उसे मारा? क्या वो झूठ बोल रहा है? दर्श ने शिवम के मुंह से सच सुनने की उम्मीद में गंभीरता से पूछा। मेरी बात पर यकीन नहीं तो इन सब से पूछ लो दर्श। इन सब ने देखा यहां जो भी हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। शिवम ने बिना हिचकिचाए दर्श से कहा। तब तक करण बीच में शिवम पर इल्जाम लगाता फिर बोल पड़ा, अगर ये मेरी बहन और आपकी शादी की पार्टी ना होती दर्श जीजू, तो आई स्वेयर आज में से कहीं का ना छोड़ता, हाथ पैर तोड़ देता इसके। दर्श ने करण की पूरी बात सुनी और फिर नारंग के बाकी दामादों की ओर मुड़कर उनसे शांति से पूछा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, प्लीज आप लोग बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या था। करण ने कुछ सेकंड्स के लिए चालाकी से सभी दामादों से नजर मिलाई और वो समझ गए कि क्या कहना है। जैसे ही करण ने कहा, मुझे तो लगता है शिवम ने फ्री की ड्रिंक्स देखकर कुछ ज्यादा ही पी ली। हाँ, खुद भी पी और कपड़ों को भी पिलाई। एक दामाद बोल पड़ा। दूसरे ने कहा, देखिए ना, इसके पूरे बदन से शराब की महक आ रही है। अरे इतनी पीना क्यों कि होश खो दो। तभी तो ऐसे ही उठकर आया और करण भाई पर हाथ उठा दिया। बाकियों ने भी गंभीरता के साथ हाँ में हाँ मिलाई। हाँ हाँ, हमने भी देखा, शिवम ही आया था करण भाई से पंगा लेने। शिवम हतप्रभ सा खड़ा उनकी ओर देख रहा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसके साथ खड़े लोग इतना बड़ा खेल खेल गए। फिर उसे ख्याल आया कि क्यों नहीं खेलेंगे, वो तो करण के ही मोहरे हैं। करण इस खानदान का सबसे मजबूत खिलाड़ी जो है, उसके खिलाफ जाना मतलब सब कुछ दांव पे लगाना, वो भी मुझ जैसे के लिए जिससे उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये सोच उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसके बाद उसने होंठ से लेना ही बेहतर समझा। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद मेहमानों ने बड़ी बेरहमी से अपने व्यंग्य के तीर शिवम पर छोड़ने शुरू किए। कैसा इंसान है ये, हाउ लो क्लास। अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये पार्टी में आया कैसे, नारंग ने आने कैसे दिया। इनमें से एक आवाज ने शिवम का ध्यान अपनी ओर खींचा। किसी लायक नहीं हो तुम, कम से कम ऐसी नालायकी तो मत करो। ये दृष्टि थी जिसकी आंखों में शर्म और गुस्से के आंसू थे। शिवम की ओर बढ़ते हुए वो गुस्से से कहती है, पूरी पार्टी खराब कर दी तुमने, क्यों शिवम? शिवम ने जो किया उसके बाद वो यहाँ जो करने आई थी वो कैसे करती? किस मुंह से तान्या और दर्श से अपने पापा के लिए मदद मांगती? शिवम, अभी के अभी तान्या और दर्श से माफी मांगो। दृष्टि की भीगी आंखें देख शिवम गुस्से में अपने दांत पीस कर रह जाता है। फिर खुद को शांत करते हुए उसके कहने पर तान्या और दर्श की तरफ मुड़कर शांति से कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपकी पार्टी खराब करने के लिए आई एम रियली सॉरी। ये सुनकर करण की हंसी छूट जाती है, पर वो उसे दबाते हुए सोचता है, मैंने कहा था ना, टिक नहीं सकता तू इस पार्टी में, मैं टिकने दे कैसे सकता हूं?
लेकिन भगाने के पहले ये खेल खेलना भी जरूरी था, वरना मेरा टाइम पास कैसे होता। यहां तान्या शिवम के पास आती है और कहती है, एक तो तुमने इतना बड़ा तमाशा किया, ऊपर से मेरे भाई को फंसाने की कोशिश भी की। तुम्हारी इन्हीं सभी हरकतों की वजह से मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती। तान्या गुस्से में थी, पर दर्श शर्मिंदा ज्यादा था। मेरे दूर दूर से आए इज्जतदार गेस्ट की तुमने रिस्पेक्ट नहीं रखी, उनके लाए कीमती तोहफे तोड़ दिए। तुम्हारी इस गलती के लिए मैं माफी तो नहीं दे सकता, मैं इस बर्बादी के तुमसे पैसे भी नहीं लूंगा। तुम बस यहां से चले जाओ और प्लीज दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना। इतना कहकर दर्श दूसरी ओर देखते हुए शिवम के जाने का इंतजार करने लगा। शिवम ने उसकी ओर देखा, फिर उससे बिना कुछ कहे पलटकर चुपचाप बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो जाने के लिए पलटा, तान्या ने तेज आवाज में दृष्टि से कहा, दृष्टि, तुम अपने पापा की फैक्ट्री बचाने के लिए मेरी मदद चाहती हो ना? तो इस बेकार आदमी को जल्द से जल्द तलाक दो। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। इसे तलाक दोगी तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर शिवम के कदम एक पल के लिए रुक गए, पर उसने ना पलटकर ना देखना ही बेहतर समझा और तेजी से होटल के बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने एक सिगरेट जलाई और सोच में डूब गया कि दृष्टि क्या फैसला लेगी। घर चलें? आवाज सुन शिवम ने चौंक कर पीछे देखा तो दृष्टि खड़ी थी। आंसुओं में उसका काजल फैल गया था, पर उसे वहां देख शिवम को एक सुकून सा मिला। चलते हैं, पर पापा के लिए अब दूसरा रास्ता क्या निकालोगी? दृष्टि ने फिर नाराज होकर कहा, तलाक तो हमारा एक ना एक दिन होना ही है, पर ऐसे किसी दूसरे के कहने पर नहीं, जब मैं चाहूंगी तब। 2 सेकंड की चुप्पी के बाद वो कहती है, पापा के लिए दूसरा रास्ता निकालते हैं। इनसे बात नहीं करनी अब। तुम्हारी बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती है तो हम एक ही। दृष्टि के ये आखिरी 4 शब्दों ने शिवम का दिल छू लिया। कुछ कदम शांति से चलने के बाद दृष्टि ने अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, मैंने अंदर तुम्हें जो भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। कुछ समझ नहीं आया। ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा कि तुम करण पर बिना वजह हाथ क्यों उठाओगे, और तुम तो पीते भी नहीं। शिवम के कदम वहीं रुक गए। उसने दृष्टि की आंखों में देखकर उससे पूछा, भरोसा है मुझ पर? दृष्टि ने तुरंत कहा, हाँ है। थैंक यू। इतना कहकर शिवम ने मन में ठान ली कि वो दृष्टि के इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। क्या ये एक नए रिश्ते की शुरुआत है? क्या दृष्टि शिवम को तलाक देने का अपना फैसला बदलेगी? आज शिवम के साथ पार्टी में जो हुआ उसका अंजाम क्या होगा? छतरपुर जिले में बसा ये घर आज से करीब 10 साल पहले बना था। तब से न कभी मरम्मत हुई न रंग रोगन, इसलिए इतना पुराना और जर्जर सा दिखता है। घर को देखे तो नहीं कह पाएंगे कि दिल्ली और उसके आसपास बसे नारंग ग्रुप ऑफ ज्वेलर्स के परिवार में से कोई यहां रहते हैं, लेकिन यहां रहते हैं भवानी नारंग के मंझले बेटे अखिल, उनकी पत्नी सिमी, बेटी दृष्टि और दामाद शिवम। शिवम और दृष्टि अभी अभी तान्या की शादी से घर लौटे हैं और उनके अंदर आते ही अखिल और सिमी गंभीरता से उन दोनों को देखते हुए सोफे पर बैठ गए। सिमी शिवम को तिरस्कृत नजरों से देखते हुए बोल पड़ी, हाँ, किस मुंह से वापस आए हो तुम घर पर शिवम? पता चला हमें आज वहां शादी में क्या हुआ। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये दुर्भागी हमारे घर आया। आज फिर हमारे किए कराए पर पानी फेर दिया तूने। ये कहते हुए सिमी ने अपने पैर पटके और उठ खड़ी हुई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहे, दृष्टि आगे बढ़कर कहने लगी, बस करो मां, इसे डांटना बंद करो। वहां शादी में जो कुछ भी हुआ उसमें शिवम की कोई गलती नहीं थी, और तान्या और उसके पति दर्श की वैसे भी हमारी मदद करने की कोई मंशा नहीं थी। उसकी बात सुनते ही सिमी का खून खौल गया और वो उस पर बरस पड़ी। बेवकूफ लड़की, तो अभी भी इसी की तरफदारी कर रही है क्या? कुछ नहीं सहा तूने इसकी वजह से? इसी की वजह से आज तू ऐसी बेकार जिंदगी जी रही है। काश तूने किसी अमीर खानदान में शादी की होती। और दृष्टि जैसे करारा जवाब दांतों तले दबाए बैठी थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता मां कि आप हमेशा दूसरों पर निर्भर क्यों रहती हो?
कभी खुद पर भरोसा करना भी तो सीखो। खुद पर भरोसा? ठीक है, ये भी सही है, मान लेती हूं तेरी बात। सही है, बाहर वाले तो सुनाते ही हैं, अब तू भी शुरू हो जा। ये कहते हुए सिमी ने दृष्टि को एक कड़वी सी मुस्कुराहट दी और नजरें घुमाते हुए अखिल की तरफ गुस्से से देखा। अखिल अभी भी सोफे पर ही शांति से बैठा हुआ है। सिमी को घूरते हुए देख उसने धीरे से खुद से कहा, लगता है अब मेरी बारी है। और इतने में सिमी अखिल से बोल पड़ी, मेरी बेटी दिन रात इतनी मेहनत करती है, हर दिन जूझ रही है, पर तुम्हारा क्या? तुमने कुछ किया है उसके लिए आज तक? अखिल ने चिंताजनक होकर एक गहरी सांस ली और शिवम, जिसे शायद पहले से ही पता था कि घर पर ये सब होने वाला है, उसने परवाह न करते हुए धीरे से सबसे नजरें बचाकर किचन की तरफ अपना रुख कर लिया। खाना लग रहा है। शिवम पूरा खाना बना चुका था और ये कहते हुए टेबल पर प्लेट्स लगाने लगा। सारा परिवार खाने की टेबल पर पहुंच तो गया, लेकिन सब एकदम चुप हैं। शिवम, तान्या ने आज जो कुछ भी कहा वो तुम्हें पता तो चल ही गया होगा। ये कहते हुए सिमी ने शिवम की तरफ गंभीरता से देखा। मां, ये कहते हुए दृष्टि ने अपनी चम्मच प्लेट में पटकी और चिल्ला पड़ी, मैं किसी के दबाव में आकर शिवम को तलाक नहीं दूंगी। सिमी ने दृष्टि को घूरते हुए कहा, क्या? अब ये मत कहना कि तू इसे अब भी पसंद करती है। तुझे सच में अपने पापा की फैक्ट्री की हालत दिखाई नहीं दे रही? कितने सारे वर्कर्स की तो पता नहीं कितने महीनों की तनख्वाह देना बाकी है। अब तो बस खुद को दिवालिया घोषित करना बाकी रह गया है। ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब सड़क पर कटोरा पकड़े नजर आएंगे। और तुझे क्या लगता है शिवम भरी महफिल में तान्या और उसके पति को नीचा दिखाकर आएगा, करण पे हाथ उठाएगा और वो बदला नहीं लेंगे? अभी भी कह रही हूं, मान जा। इससे तलाक लेना ही इस वक्त हम सब के लिए अच्छा है। दृष्टि दांतों तले जीभ दबाए बैठी रही और कुछ नहीं बोली। अपनी बेटी को ऐसे देख सिमी कठोर स्वर में बोली, क्यों अखिल, तुम ऐसे ही मुंह में दही जमाए रहोगे? तुम्हें नहीं समझाना अपनी बेटी को कुछ? अखिल के चेहरे पर मजबूरी साफ थी और इसलिए वो चुपचाप बैठे रहे। अपना खाना खत्म करके शिवम ने अपने बर्तन धोए और चलते हुए अपने कमरे में आ पहुंचा और फिर वो अपने बेड पर पांव मोड़कर एक आराम करते हुए अजगर की तरह बैठ गया। ध्यान या मेडिटेशन करने की महारत उसने पिछले कुछ सालों में ही पाई थी। बाहर की मलिन दुनिया में जो भी चले, यही बस एक वक्त होता है उसके मन को शांत करने का, क्योंकि इस वक्त उसका दिल जरा भी नहीं डगमगाता। शिवम के लिए मेडिटेशन उसके शरीर के अंदर दिन भर में जमा हुई गंदगी बाहर निकालने का एक जरिया है। जैसे पानी में धूल, वैसे ही इस नश्वर दुनिया के मामले अंततः नीचे बैठ ही जाएंगे। और तभी शिवम ने आगे हाथ बढ़ाया और बेड के साइड में रखा एक काला पत्थर उठाया। उसे मुट्ठी में बंद कर जैसे ही उसने हाथ को हल्के से घुमाया, वो पत्थर राख बन उसकी उंगलियों के बीच में सरक गया। शिवम की आंखों में उत्साह भर गया और उसने खुद से कहा, भस्म शक्ति ने अपना रूप ले लिया है। उसके गुरु ने भी तो यही कहा था कि वो तक्षक महल का वंशज तभी माना जाएगा जब वो अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगा लेगा, और तब उसकी तलाश शुरू होगी ढूंढने के लिए रायजादा परिवार के लोगों को, जिनसे वो अपने गुरु के निशानी के तौर पर दिए जेड पत्थर की मदद से मिल पाएगा। वही वो पल होगा जब शिवम अपनी जिंदगी को बदल पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही शिवम के हाथ वो सब भी लगेगा जो आम इंसान की पहुंच में नहीं, जैसे कि पौराणिक औषधियां, धन और उसके पूर्वज। यही तो होता है इस विद्या में। इसमें किसी के वैभव और उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। हालांकि एक इंसान का सामना उसके पूर्वजों से और इस सदियों पुरानी विद्या के महारथियों से तभी होता है जब वो अपने अंदर की शक्तियों पर जीत हासिल कर लेता है, उन्हें जगा लेता है। तब कहीं जाकर वो उस ऊर्जा को पहचान पाता है जो उसे एक आम आदमी की जिंदगी से बहुत ऊपर ले जाने वाली है, शक्तियों की दुनिया में। तक्षक महल के सदस्यों को शक्तियों की इस जागीर के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी जाती है। चारों तरफ से दुश्मनों की नजर उन पर है
और इसी कारण से वो कभी भी तक्षक महल से अपने संबंध को लोगों के सामने उजागर नहीं कर सकते, वरना उनकी जिंदगी पर ऐसा खतरा आ खड़ा होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अपने गुरु का निशानी के तौर पर दिया हरा पत्थर अपने हाथों में घुमाते हुए शिवम ने सोचा, मेरी आंतरिक शक्तियां पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं। अब वक्त आ चुका है मामले को अपने हाथ में लेने का, एक्शन में आने का। उसकी आंखों में उत्साह की चमक साफ झलक रही है। आखिर क्या है ये तक्षक महल और उसके सदस्यों की कहानी? शिवम को कैसे पता चला कि वो भी तक्षक महल का सदस्य है? शिवम ने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है और अब अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलने वाला है। उसकी तलाश शुरू होने वाली है उस रायजादा परिवार के सदस्यों की जो दिल्ली में है। कौन है ये रायजादा परिवार और क्या है उसकी कहानी? इन सारे सवालों के जवाब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शिवम के पास है। अगले दिन शिवम ने अपने ही ख्यालों में खोए हुए छतरपुर से दिल्ली की सरहद में कदम रखा ही था कि आज फिर उस काली बेंटली कार ने उसका रास्ता रोक लिया। शिवम जैसे अब इसका आदी हो चुका था। उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपना रास्ता मोड़ा और आगे बढ़ने को ही हुआ कि उस आवाज ने जैसे उसके कदम रोक लिए। क्या तुम शाह फैमिली और उसके मामलों के बारे में तभी बात करोगे जब मैं यहां खुद तुमसे मिलने आऊंगा? शिवम ने वापस पलट कर देखा कि गहरे नीले रंग के सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी कार से बाहर निकला और उसने शिवम को उदासीन भाव से देखा। मध्यम आयु वर्ग का वो आदमी अपने चेहरे पर कोणीय विशेषताओं के साथ लंबा और सीधा खड़ा था। जोश से भरी आंखों के साथ वो एक गरिमापूर्ण और भव्य उपस्थिति के साथ शिवम को देखता रहा। उसके चेहरे की रूपरेखा को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति दिखने में शिवम से काफी मिलता जुलता लग रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप यहाँ खुद आकर मुझसे मिलने के बारे में सोचेंगे आना तो बहुत दूर की बात है, शिवम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। पिछली बार 10 साल पहले शिवम ने इस आदमी को देखा था जो और कोई नहीं बल्कि उसका पिता भावेश शाह है, जिसे शिवम पहचान कर भी नहीं पहचानना चाहता था। मुझसे न मिलने का तुम्हारा कारण मैं समझता हूं, लेकिन क्या तुम अपने दादाजी को एक बार देखना नहीं चाहोगे? उनसे मिलना नहीं चाहते? भावेश ने पूछा। शिवम ने इन शब्दों की अपेक्षा कभी नहीं की थी। वो एक पल के लिए चुप रहा। पूरे शाह परिवार में उसके दादाजी ही तो एक ऐसे थे जिन्होंने हमेशा उसे अपनापन दिया। पूरे शाह परिवार में सिर्फ अपने दादाजी शिवम वर्धन शाह, जिनके नाम पर ही शिवम का नाम रखा गया था, उनका ही एक चेहरा उसे स्पष्ट रूप से याद था। शिवम को सोचते हुए देख भावेश ने कहा, इस बारे में बात करने के लिए ये जगह सही नहीं, चलो कहीं और बैठकर आराम से बात करते हैं। ये कहते ही उसने कार के दरवाजे की तरफ इशारा किया और शिवम उसे देखता हुआ खड़ा रहा। बस कुछ ही देर बाद शिवम और भावेश दोनों शांग्रीला एरोस होटल में बैठे थे। बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में वो दोनों बस अकेले ही मौजूद थे और एक लंबी सी टेबल के दोनों तरफ आमने सामने बैठे वो एक दूसरे को देख रहे हैं। तुम्हारे दादाजी पिछले 2 साल से बिस्तर पर हैं, बहुत बीमार हैं। अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद वो बस एक ही जिद लेकर बैठ गए हैं कि केवल एक बार फिर तुमसे मिलना चाहते हैं। वो बस चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। भावेश ने एकदम धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे चाचा की भी शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे ताऊजी और चाचा जी के यहाँ केवल 2 बेटियां हैं। इस पीढ़ी में सिर्फ तुम ही बचे हो अब, जिसमें शाह खानदान का खून है, शाह खानदान का इकलौता दावेदार। शिवम ने खुद को नीचा दिखाने के लिए बुदबुदाया। तो आप चाहते हैं कि मैं परिवार की विरासत के लिए आपकी सौदेबाजी का हथियार बन जाऊं? तुम सच में भोले हो, भावेश ने ठंडे स्वर में कहा। हमारे परिवार का जो व्यापार है उसकी अनगिनत शाखाओं के अलावा हमारे शाह परिवार का दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बड़ा पारिवारिक व्यवसाय है। परिवार के नियमों के अनुसार अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है और तीसरी पीढ़ी को संभालने वाला कोई नहीं है तो परिवार के मुखिया को दूसरे परिवार से बदल दिया जाएगा और उसी समय से
शाह परिवार पर हमारी शाखा का शासन नहीं होगा। और इससे मुझे क्या लेने देना? शिवम ने शांति से पूछा। तुम्हारे दादाजी के बीमार पड़ने के बाद से ही पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे चाचा और ताऊ जी पहले से ही परिवार की विरासत और सत्ता की हकदारी के लिए लड़ने की तैयारी में जुट चुके हैं, जिससे परिवार के भीतर एक जबरदस्ती का हंगामा हो रहा है। क्या तुम बस ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे, जब वहां तुम्हारे दादाजी के देखते देखते उनका बनाया हुआ साम्राज्य धूल में उड़ने वाला है? भावेश ने निराशा भरी नजरों से पूछा। शिवम थोड़ा झुंझलाया और उसने उपहास भरी मुस्कान से भावेश की तरफ देखा। आखिरकार वो अपने पिता भावेश के वास्तविक स्वरूप को भली भांति जानता था। सत्ता के लिए वो दूसरों की भावनाओं की परवाह किए बिना वो सब कर सकते थे जो करना पड़े और जरूरी बन जाए। अगर उसके दादाजी को गंभीर बीमारी ना हुई होती तो शाह परिवार में भावेश की स्थिति कभी हिलती ही नहीं। और तो और दिल्ली के शाह परिवार का दूसरा उत्तराधिकारी होते हुए वो अपनी स्थिति को कैसे कम कर सकता है और शिवम से मिलने के लिए छतरपुर आ सकता है? शिवम, तुम खुद ही सोचकर देखो कि क्या तुम वाकई में इस छोटे से नारंग परिवार में रहना चाहते हो और जिंदगी भर इस तरह अपमानित होना चाहते हो? भावेश ने शिवम से कहा। इस बात से एक चीज तो साफ थी कि भावेश ने न सिर्फ शिवम का ठिकाना पता लगाया था, बल्कि उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल भी करवा ली थी। कल नारंग परिवार की शादी के दौरान तुम्हें इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा, लेकिन तुम में प्रतिरोध लेने की ताकत नहीं है। भावेश ने कहा, क्या तुम उनसे बदला लेने की शक्ति नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें वो रुतबा, वो शोहरत, वो ताकत मिल जाए कि तुम जब चाहो तब पूरे नारंग परिवार को अपने सामने पैरों पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दो? भावेश के ये कहते ही शिवम ने उसकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सोच में डूब गया। आखिर क्या चल रहा है शिवम के अंदर? क्या वो आखिरकार भावेश का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा और शाह मेंशन लौटेगा? क्या है तक्षक महल और शिवम के अंदर शाह खानदान का खून होते हुए भी उसका संबंध उस तक्षक महल से कैसे है? क्या है ये विद्या और क्या करेगा शिवम अब अपनी शक्तियों के साथ? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।